जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो टॉपिक है ये अपने GS 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के। और कल मैंने ऑडिटर जो GS 1 का पेपर हुआ था ऑडिटर का बीपीएससी के द्वारा कराया गया था, उसमें भी देखिए रविंद्र जी पे क्वेश्चन है इस बार। तो बीपीएससी के लिहाज से भी रविंद्र जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे। हमने गांधी जी और नेहरू जी पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और डाल दिया है चैनल पे, उसको आप जाके देख लेंगे। तो मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और इसमें मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या इसमें हम देखने जा रहे हैं। देखिए ये इनका कुछ परिचय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो टैगोर जी के विचार एवं चिंतन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो इनके कुछ अन्य विचार हैं या जिससे रुचि थी इनकी जिन चीज़ों में और जिससे इनकी पहचान थी उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद टैगोर और गांधी जी की तुलना करेंगे, क्या समानता है उनमें और क्या असमानताएं हैं। तो इन विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जो कुछ मैं बोलूँगा वो आप लिखते जाएंगे धीरे धीरे, तभी आपके काम ये चीज़ आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इनका जन्म जो है 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद मृत्यु जो हुई इनकी 7 अगस्त 1941 में जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता। तो ये भी कलकत्ता में, बेसिकली ये पश्चिम बंगाल से ही थे और वहीं से इन्होंने सारा अपना पूरा वहीं जीवन इन्होंने लगभग व्यतीत किया अपना। और उसके बाद महान कवि, एक महान कवि के रूप में इनको जाना जाता है, दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, शिक्षा शास्त्री एवं अंतर्राष्ट्रवादी। इसके साथ साथ ये उत्कृष्ट देशभक्त तथा कला प्रेमी भी थे दोस्तों। इन्होंने इनकी एक मतलब देशभक्ति, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या देशभक्ति में इन्होंने कार्य किए, क्या कला थी इनकी, कला के प्रेमी थे, किस तरीके से थे, सब बताऊंगा। और इसीलिए इनको देखिए इन सब चीज़ों की वजह से भारत की आत्मा के प्रवक्ता के रूप में देखा जाता है। और पुरस्कार के रूप में इनको दोस्तों 1912 में इनकी इनके द्वारा रची गई गीतांजलि जो ग्रंथ था उस पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और इनको दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। देखिए एक भारत का जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके भी रचयिता यही है। और जो बांग्लादेश इस समय वहाँ का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता यही हैं। तो ये इनका कुछ परिचय हो गया। अब हम देखते हैं इनके विचार। तो चलिए इनके विचार हम समझते हैं क्या दिए इन्होंने विचार अपने। तो देखिए दोस्तों ये है इनके टैगोर जी के विचार जो हैं और चिंतन किन किन विषयों पे इन्होंने चिंतन किया है, क्या क्या विचार हैं। तो इन्होंने राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति पे कुछ विचार दिए हैं अपने और चिंतन किया है। उसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशवाद पे इन्होंने कुछ अपनी मतलब चिंतन इन्होंने किया है। आध्यात्मिक मानवतावाद पे कुछ अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ अपना विचार दिया है। तो हम देखते हैं पहले राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रवाद और देशभक्ति, राष्ट्रवाद को ये मानते थे कि अपनी देश की मातृभूमि से प्यार करना और उसके प्रति समर्पित रहना ही जो सच्ची देशभक्ति है। ये मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे अपने, और उसी उसी को ये देशभक्ति भी मानते थे। इनका मानना था कि अगर कोई आपकी मातृभूमि पर अगर कोई दिक्कत आए या कुछ हो, तो जैसे भारत के बारे में इन्होंने कहा कि भारत जब अन्याय से जूझ रहा है तो हमारा अधिकार है कि हम इसके विरुद्ध लड़ें। ये अपने देश के और मातृभूमि के प्रति लड़ने के लिए हमेशा जागरूक रहते थे और उसके लिए लोगों को प्रेरित भी करते थे कि अपनी मातृभूमि से आप प्यार करिए और उसके प्रति समर्पित रहिए, वही एक देशभक्ति है, सच्ची देशभक्ति जो है। और आपको पता होगा कि ये अरविंदो के नाम से बाद में जाने गए, इन्हीं को जाना जाता है अरविंदो के नाम से। लेकिन ये शुरू में जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। और जब बंगाल विभाजन हुआ उसमें इन्होंने मतलब इनका जो काफ़ी विरोध और काफ़ी गुस्से में इन्होंने कई चीज़ें लिखी, काफ़ी रोष प्रकट किया अपना। उसमें इन्होंने अपने गीत कई सारे रचे और भाषण भी दिए और जो है लेख भी लिखे। तो उसके प्रति इन्होंने मतलब उसी के द्वारा इन्होंने जो है बंगाल विभाजन के प्रति अपना रोष जो था वो जाहिर किया। ये देशभक्त बहुत बड़े थे। और इन्होंने उसी समय बंगाल विभाजन के समय में जो अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी सर की, वो भी लौटा दी उसी गुस्से में। और
आमार सोनार बांग्ला जो लिखा था वो भी बंगाल विभाजन के समय ही इन्होंने लिखा था दोस्तों। और टैगोर जी देखिए इसके साथ साथ जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद करते थे, लेकिन वो किसी मतलब ऐसे राष्ट्रवाद को फॉलो नहीं करते थे, ना प्रेरित करते थे किसी को आप ऐसे राष्ट्रवादी बनिए। जो घोर राष्ट्रवाद करते थे, आडंबरों में जो आडंबर रचते थे ना, उससे इनको घृणा थी, उसमें ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि उनका मानना था कि अगर आडंबर और राष्ट्रवाद एकदम ऐसा होगा कि हावी होगा किसी के ऊपर, तो उसमें जो है अलगाव, जो मानव आपस में, जैसे हम आप हैं तो उसमें मानव के प्रवृत्ति में अलगाव विकसित होने लगेगा, और मानव अहंकारी भी होने लगता है उस समय, जब आप अगर घोर राष्ट्रवादी बन जाएंगे, उसमें आडंबर रचने लग जाएंगे तो। और मनुष्य की जो है संवेदनाएं मर जाती हैं उस स्थिति में, उसको प्रेम और सौहार्द की जो चीज़ें हैं, वो गुण हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो ये सिर्फ राष्ट्रवाद के जो आडंबर थे उसके घोर विरोधी थे, उसे घृणा करते थे ये। और इनका मानना था देखिए कि जो विचार है ना उसको खुला रखना चाहिए, वो मतलब इस समय समाज में खुले रहने चाहिए, ये ऐसा नहीं कि चार दीवारी में कैद कर दो और उन्हीं चीज़ों में देशभक्ति करते रहो, ये उसके विरुद्ध थे। और इनका मानना था कि दूसरे के दुख दर्द को समझो, उसको समझने के लिए मतलब स्वतंत्र भी रहो, और उसको कम करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए, कि आप किसी के दुख दर्द को अपना समझिए, उसमें उसकी मदद करिए। ऐसा नहीं है कि चार दीवारी में अपनी राष्ट्रीयता को लेकर आप उसी की भक्ति करते रहें, ये इनका बिल्कुल मानना नहीं था। और इन्होंने कहा कि मानव की जो सहिष्णुता है और नैतिकता के लिए ये जो घोर राष्ट्रवादी है ये खतरा बन जाएंगे, और ये राष्ट्रवाद जो है ये ऐसा, तो ये भी खतरा के रूप में काम करेगा, खतरे के रूप में काम करेगा। तो इनका इस ऐसे राष्ट्रवादी नहीं थे ये, ना ऐसा मानते थे, इनका एक खुले तौर पे राष्ट्र को समर्पित और देश के प्रति, जिससे किसी, मान लीजिए सीधा सा, कि जिससे किसी को हानि ना हो, ऐसी राष्ट्रवाद, आप ऐसा राष्ट्रवाद को फॉलो करिए, ऐसे राष्ट्रवाद को। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ब्रिटिश औपनिवेशवाद के लिए इनका क्या विचार था। देखिए ये जो ब्रिटिश सरकार थी ना उसके शासन के घोर विरोधी थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब इनका मानना था कि ये जो ये लोग शासन कर रहे हैं, ये केवल यहाँ से संसाधनों की लूट घसोट कर रहे हैं, और ये कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा भी था कि क्या आप बता सकते हैं कि ये वही बंगाल है जो एक समय में अपनी समृद्धि की गाथा गाता था, आज इन्होंने कैसा बना दिया है इसको। तो ये इनके विरोधी भी थे, लेकिन इसके साथ साथ जो रचनात्मकता थी और जो कार्यक्रम रचनात्मक कार्य होते थे, और जो मतलब वैसी कुछ योजनाएं बनती थी तो उसको बढ़ावा भी देते थे। ऐसा नहीं है कि केवल विरोध करते थे, जो उन्होंने अच्छे काम किए उसको बढ़ावा भी देते थे। और स्वाधीनता आंदोलन के समय जब विदेशी वस्तुओं को गांधी जी के द्वारा मतलब आह्वान किया गया था और लोग जलाने लगे, तो इन्होंने उसका विरोध भी किया कि ये ठीक नहीं है, आप संसाधनों को जला रहे हैं, ये घाटा है, देश का है, चाहे जैसे भी है, मतलब इसके विरोधी थे कि आप किसी चीज़ को ख़त्म मत करिए, उस चीज़ का विरोध ऐसे मत करिए कि आप किसी चीज़ को नष्ट कर दें। इनका बिल्कुल इसके विरोध में थे, ये मानते नहीं थे, और ये मानव प्रेम को महत्व देते थे दोस्तों। इनका मेन जो फोकस था वो मानव प्रेम था। तो ये इनका ब्रिटिश औपनिवेशवाद के खिलाफ थे, लेकिन उनकी जो रचनात्मक नई नई चीज़ें होती थी उसको सपोर्ट भी करते थे। और फिर उसके बाद आध्यात्मिक मानववाद पे इन्होंने अपने विचार दिए हैं। कि देखिए इनका मानना था ना कि ये किसी एक चीज़ से बंध के नहीं रहना चाहते थे, जैसे किसी एक देश से, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक विचार से ये बंध के नहीं रहना चाहते। इनका मानना था संपूर्ण मानव समाज जो है वो मानवता का ही एक मतलब पूरे संपूर्ण को, मानवतावाद को ही ये मतलब आध्यात्मिक तौर पे देखते थे, और किसी एक चीज़ों से बंधना इनके लिए सही नहीं था और न मानते थे उस चीज़ को। और ये मनुष्य को जो है ना ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ जो कृति होती है उसको ये कहते थे कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उस रूप में देखते थे ये। और किसी भी मनुष्य को नीचा दिखाना, तो ये समझते थे, ये कहते थे कि किसी भी मनुष्य को अगर आप नीचा दिखा रहे हैं तो ये समझिए कि आप ईश्वर का अनादर कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सबको समान रूप से देखें, समान नज़रों से देखें। और ये मतलब इनका मानना था कि मानवीय चेतना जो होती है ना पवित्र होती है, उसमें वासना, पाखंड, असंतुलन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो ये मानव चेतना को भी पवित्रता के स्तर पे तौलते थे। तो ये दोस्तों इनका आध्यात्मिक मानववाद था, और मानववाद एक बहुत बड़ी संकल्पना है, और ये मतलब किसी एक मानव के लिए चिंतित नहीं, मतलब चिंतन नहीं था इनका, इनका पूरा मानव समाज के लिए था, मानवतावाद के लिए था, कि हर जो मानव है वो ईश्वर का एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, और एक
मतलब उसको आप नीचे असमानता के रूप से ना देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने शिक्षा पे भी अपने विचार दिए। देखिए शिक्षा पे इन्होंने अपने विचार के साथ साथ और कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए इनका मानना था कि व्यक्ति की जो सच्ची मुक्ति होती है ना, वो अगर अविद्या और अज्ञान से उसको मुक्ति मिल जाए तो वही उसकी सच्ची मुक्ति होती है दोस्तों। तो उसके साथ साथ ये तीन बातों पे विशेष बल देते थे कि अगर स्वतंत्र चेतना का विकास होना चाहिए और सृजनात्मकता उसमें बनी रहनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब ऐसा ना हो कि किसी एक चीज़ से ही आप सीधा सोचते रहें, इधर उधर आप उससे कोई चीज़ कनेक्ट ना करें। तो नई नई चीज़ों का सृजन सृजन होना होते रहना चाहिए, उस पर ये विशेष बल देते थे। और प्रकृति के साथ सहभागिता होनी चाहिए शिक्षा की। मतलब इनका देखिए ये मानना था कि शिक्षा किसी एक कोठरी में नहीं देनी चाहिए। मतलब किसी एक कोठरी में आपने फिक्स कर दिया कि यहीं पे हम शिक्षा देंगे, और वो भी एक विषय के लिए एक टीचर, एक अध्यापक नियुक्त कर दिया, तो ये उसके मतलब उसको नहीं मानते थे। इनका मानना था कि प्रकृति के बीच में, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे पक्षी चहक रहे हों, उसके बीच आप व्यवहारिक तौर पे शिक्षा लीजिए और दीजिए, जिससे कि व्यवहारिक ज्ञान होगा। औपचारिक रूप से ज्ञान हो जाना, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर नहीं होता है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इनका मानना था कि प्रकृति के साथ सहभागिता करते हुए आप ज्ञान को अर्जित करिए। और देखिए ये भाषा को भी लेकर अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा उसका भी विरोध करते थे। इनका मानना था कि जो हमारा बचपन है ना, अगर उसमें ही आप जो है विदेशी शब्दकोश और तथा निर्जीव व्याकरण में उलझ कर रह जाते हैं, तो आपको आपका विकास जो होता है ना वो बाधित हो जाता है। इनका मानना था विदेशी शब्दकोश और विदेशी व्याकरण में जो है उलझना नहीं चाहिए। उसमें देखिए निर्जीव व्याकरण मांगते थे ये अंग्रेजी को। आप अपनी भाषा में शिक्षा दें, जो आप बोलते हैं, जिसमें आप सहज हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जब आपको ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे अभी इंग्लिश में कोई बोले, आप इंग्लिश में सहज नहीं है और आपको उसी चीज़ में बताया जा रहा है कुछ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। तो इसलिए इनका ये भी मानना था कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जिस चीज़ में आप सहज हैं, उस चीज़ में शिक्षा देनी चाहिए और लेनी चाहिए। और इनका कहना भी था दोस्तों कि देखिए स्कूल, जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रकृति के बीच में स्कूल मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की भी स्थापना करी थी। उसके बाद इन्होंने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी नींव रखी, और वो आज इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये इनका कुछ जो इनके विचार और चिंतन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप इसको लिख लेंगे ज़रूर। ये आपके जो पेपर होगा बीपीएससी वाला, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ऑडिटर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर मैंने इस पर बताया कि आपको गांधी जी और नेहरू जी पे तो हमने चर्चा कर ली है दोस्तों, अब ये बहुत अच्छे से इन पर हम चर्चा करेंगे और कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप अन्य कुछ चीज़ों में इनका क्या था। ये कवि भी बहुत अच्छे थे दोस्तों। ये कवि बहुत शानदार कवि थे और इनकी बहुत सारी कृतियाँ बहुत फेमस हुई हैं। जैसे देखिए प्रकृति से संबंधित, शुरुआत में प्रकृति के संबंधी लिखते थे कि प्रकृति से चीज़ें कनेक्ट करके लिखते थे। जैसा कि मैं शुरू में आपने देखा भी कि प्रकृति प्रेमी भी थे। तो उसमें इन्होंने दया की मूर्ति, एक इनकी बहुत फेमस वो है, उसमें वो लिखी है। और उसके बाद धीरे धीरे ये मतलब जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो प्रकृति से थोड़ा सा कनेक्ट हटा के तब ये प्रभात संगीत के रूप में इन्होंने अपनी रचना शुरुआत कर दी। और फिर उसके बाद इनकी जो एक कृति है काफ़ी फेमस है, ओरी ओरी ओ कमल, ये बहुत फेमस है। उसके बाद गीतांजलि भी इनकी आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये देखिए आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि कवि तो ये बहुत बड़े महान कवि थे। इनका कवित्व जो था ना, उसका लोहा इन्होंने मनवाया है। दो देश के आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रगान इनके द्वारा रचना की गई है, तो आप समझ सकते हैं कवि ये कितने महान रहे होंगे। तो आप ये जो मैंने बताया, जैसे दया की मूर्ति जो है और प्रभात संगीत, ओरी ओ कमल, गीतांजलि, इसको कोट कर देंगे तो आपका उत्तर बहुत शानदार होगा। और उसके बाद देखिए इन्होंने चित्रकार के रूप में भी बहुत अहम भूमिका रही है इनकी। जो शुरुआत में देखिए ये जब ना झुकाव इनका जो था अमूर्त चित्रकारिता के रूप में था, मतलब अमूर्त चित्रकारी ये बहुत ज़्यादा करते थे। अगर इनसे कोई इनकी पेंटिंग के बारे में पूछता भी था ना, तो ये इन्होंने कहा है ये चीज़, तो कि अगर मुझसे किसी ने चित्रकारी के बारे में मान लीजिए किसी ने पूछ लिया
और मैं वैसे ही जैसे मेरी जो चित्रकार मतलब जो पेंटिंग्स थी वो चुपचाप थी, वैसे ही मैं भी चुपचाप रह जाता था। ये जो पेंटिंग होती थी वो आपकी अभिव्यक्ति होती थी, आप अपने हिसाब से उसको समझिए। ये इस लेवल के चित्रकार थे दोस्तों। और उसके बाद इनकी जो खासियत थी ना, आर्ट नोबिया एवं अभिव्यक्तिवाद के तत्व इनके जो चित्रकारी में दिखते थे, तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। और संगीत के क्षेत्र में देखिए इन्होंने जो कार्य किए उसमें भारतीय संगीत को जो है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया इन्होंने अपनी संगीत के माध्यम से। और इन्होंने पश्चिम से भी बहुत सारी धुन उधार ली, उसमें कोई संकोच नहीं किया इन्होंने। अपनी संगीत में जो है इन्होंने शामिल किया पश्चिमी जो धुन अच्छी जो थी उनको शामिल भी किया, कोई संकोच के बगैर। और उसके बाद ये वैष्णव भाव व्यंजक गीतों की रचना इन्होंने करी। भानु सिंह ठाकुर नाम से जो है इनका रचना है, वैष्णव भाव व्यंजक गीतों की रचना जो की थी इन्होंने। और खासा सफलता खैर इसमें मिली नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी सृजनात्मकता में कमी थी कोई। इन्होंने प्रयास किया लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी इनको एक कवि के रूप में और क्या नाम है चिंतक के रूप में इनको और मिली, सब कुछ दार्शनिक के रूप में। तो ये इनका कुछ अन्य पहलू थे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों गांधी जी और टैगोर जी में क्या सामान्यताएं थी। ये आप लास्ट में मूल्यांकन कर देंगे तो आपका उत्तर एक बहुत अच्छा उत्तर बन जाएगा। तो देखिए हम गांधी जी और टैगोर जी में जो है तुलना करते हैं। सामान्यताएं इनके दोनों में थी जो थी, देखिए दोनों आध्यात्मिकता पर बल देते थे, दोनों आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो भी गांधी जी भी आध्यात्मिकता पे बल देते थे, टैगोर जी भी आध्यात्मिकता पे बल देते थे। उसके बाद ये दोनों जो थे वैष्णव पद्धति में रुचि रखते थे, दोनों लोग वैष्णव पद्धति को ये भी मानते थे और गांधी जी भी मानते थे। इस पे आप तुलना कर सकते हैं। ये सामान्यताएं थी इनकी। मानवतावादी थे दोनों, ये दार्शनिक मानवतावादी थे, वो भी मानवतावादी थे, गांधी जी भी। ईश्वर में इन दोनों लोगों का विश्वास था। ये प्रकृति प्रेमी भी थे, मतलब वो भी और ये भी। और उसके बाद ये व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे दोस्तों। देखिए औपचारिक शिक्षाएं जो होती हैं, आपने किताबें पढ़ ली, टीचर ने पढ़ा दिया, चले गए, ये इस टाइप की जो शिक्षा थी मतलब इन दोनों का विचार था, ऐसी शिक्षा पे बल नहीं इनका था। ये व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे दोनों लोग। और मनुष्य प्रकृति के सामंजस्य पर बल देते थे लोग, मतलब मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रह के, प्रकृति के साथ रह के आप उसको समझिए, उसके साथ उसको मतलब अपने जीवन में उतारिए, उसके साथ अपना अंतर संबंध मतलब स्थापित करिए, फिर आप मतलब सामंजस्य बैठाकर जीवन को अपने व्यतीत करिए, जिए। फिर दोस्तों ये हो गई कुछ सामान्यताएं। असामान्यताएं भी कुछ हैं, तो ये भी आप अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो जरूरी है लिखना असामान्यताएं क्या क्या थी। तो देखिए टैगोर जी जो थे ईश्वर को प्रेम के रूप में देखते थे, लेकिन गांधी जी जो थे वो ईश्वर को सत्य के रूप में देखते थे। यहाँ ये केवल बस प्रेम के रूप में ईश्वर को देखते थे, वो सत्य के रूप में देखने थे गांधी जी। और टैगोर जी देखिए जो है मशीनीकरण के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी जो थे वो चरखा कुटीर उद्योग, मतलब कुटीर चरखा को बढ़ावा, हाथ से चीज़ें बना के। लेकिन टैगोर जी का मानना था कि नहीं, मशीनीकरण का विकास होना चाहिए जिससे चीज़ें और तेज़ी से डेवलप करें। और उसके बाद टैगोर जी जो थे वो महिलाओं को, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जब महिलाओं ने भाग लिया तो उसको टैगोर जी सही नहीं मान रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उसको प्रगतिशील मतलब कहा कि प्रगतिशीलता है कि महिलाएं जो है भाग ले रही हैं स्वाधीनता आंदोलन में। तो कुछ ये इनके असामान्यताएं हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए जो बीपीएससी का अगर पेपर 67 मेंस में ये आता है 68, देखिए ये टॉपिक ऐसे है ना कि ये 67th में ही नहीं, 68 69 सब में मतलब इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बस ये होगा कि मान लीजिए इस बार टैगोर जी ऑडिटर में देखिए टैगोर जी पूछ लिए, टैगोर जी कई साल से नहीं पूछ रहे थे, अब बीपीएससी में भी उम्मीद है टैगोर जी पूछ लिए जाएं। फिर उसके बाद क्या पता 68 में टैगोर जी ना आए, 69 में फिर पूछ लिए जाएं, या फिर 68 में रिपीट कर दिए जाएं। तो इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी कि, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख के मतलब लिख लीजिए, इसको नोट्स बना लिए अपने, और उसके बाद आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। और पीडीएफ में इसकी है जो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे भी और चीज़ें लेकर आएंगे। धन्यवाद।